नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम एक और नए सेशन के साथ आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सिलसिला शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी हुई? थॉर्नडाइक, जेम्स, जॉन डेवी, इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? थॉर्नडाइक हैं, विलियम जेम्स हैं, जॉन डेवी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो आपका है बिल्कुल आपका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक 1890 ईस्वी में लिखी थी और थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। जॉन डेवी ने हाउ वी थिंक नामक पुस्तक लिखी थी और जॉन डेवी को कहा जाता है क्या प्रयोजनवाद या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इन्होंने कार्य किया था और स्टेने हॉल के शिष्य थे कौन? जॉन डेवी। विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? विलियम जेम्स को, विलियम वुंड को, जॉन डेवी को, थॉर्नडाइक को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में किसको जाना जाता है? प्रश्न का विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करिएगा और बतलाइएगा कि कौन होंगे। ठीक, चलिए तो है कौन? विलियम वुंड। विलियम मैक्स मिलन वुंड इनका पूरा नाम है। जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक थे। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था और इनकी जो प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की, तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी जिसमें चेतना का अध्ययन किया गया था। ये बात करते हैं किसके? विलियम वुंड के। और विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? अभी उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है ये आपका। वुंड, पावलॉव, जेम्स और थॉर्नडाइक। तो याद रखना जो विकल्प सही होगा वो कौन है? आपके वुड लिखा है लेकिन वो आपके विलियम वुंड महोदय के द्वारा क्या किया गया था? प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अभी हमने जिक्र किया था 1879 ईस्वी में विलियम वुंड जर्मनी के शहर लीपजिंग में स्थापित एक लीपजिंग विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उस विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी जिसमें चेतना का अध्ययन किया गया था। ठीक, तो ये आपके विलियम वुंड की बात करते हैं। विलियम वुंड ने जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण का? तो विकल्प है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषिक नियमों का ज्ञान पर। उपचारात्मक का मतलब होता है क्या? कारणों का जानना। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कारण को जानना। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना ही क्या कहलाता है? आपके उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और उपचारात्मक में सबसे पहले जब कोई बालक किसी चीज को सीखता है, सीखने में उसे समस्या उत्पन्न होती, तो समस्या का समाधान करने से पहले हम क्या करते हैं? उसके कारणों को जानते हैं, उसके कारणों की सही से पहचान कर ली जाएगी तो आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? सफल हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ये आपके क्वेश्चन नंबर 5। अगला, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? अर्थात बच्चा किसी चीज को रटे ना। वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक। ठीक, तो याद रखना इसमें जो विकल्प है आपका वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तथा निबंधात्मक प्रश्न, तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। ठीक, और हम बात करते हैं तो प्रश्न की, प्रश्न आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एक निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपके
प्रत्यास्मरण के प्रश्न होते हैं, एक आपके प्रत्याभिज्ञान के प्रश्न होते हैं। प्रत्यास्मरण के प्रश्न को जो है, जो चीज़ें स्मरण में होती है उस चीज़ के बारे में, प्रत्याभिज्ञान का मतलब पहचान से होता है, प्रत्यास्मरण का मतलब किसी चीज़ को जानने से, याद करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छे परीक्षण की कैसी विशेषता, कौन सी विशेषता नहीं है, अर्थात एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो याद रखना वैधता का मतलब क्या होगा। बहरहाल विकल्प आपके सामने सही है क्या, उत्तीर्ण करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। वैधता का मतलब जिस उद्देश्य के लिए जो परीक्षण बनाया जा रहा वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाए, तो उसे हम नाम देंगे क्या, वैधता। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हम लेकर जाएं तो उसके प्रश्न का उत्तर एक ही होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि परीक्षण पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कहने का मतलब एक व्यक्ति यदि चाहे किसी को फेल करना, पास करना, तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, पाठ्यचर्या होनी चाहिए। रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। पहला, लैंगिक केवल मुद्दों पे, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी, लैंगिक किशोर दोनों मुद्दों पर, केवल किशोर के मुद्दों पर। तो याद रखना सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 जो बाल केंद्रित है और जिसमें कहा गया किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का कोई भी लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो समावेशी शिक्षा पर आधारित है। एनसीएफ 2005 जिसके 5 सिद्धांत 5 अध्यायों का उल्लेख किया गया है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, क्या है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। कहने का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब आपके शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं पे, याद रखना। तो आपका क्या होता है, ये निदानात्मक मूल्यांकन होता है। जब हम बात करते हैं सत्र मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो भी आपकी योगात्मक मूल्यांकन। इकाई मूल्यांकन होगा ये आपके रचनात्मक मूल्यांकन होता है। निदानात्मक मूल्यांकन में हम सभी चीज़ों के क्या करते हैं, किसी कारण का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। ठीक, निदानात्मक के अंतर्गत क्या होता है, किसी चीज़ के कारण को जाना जाता है और उसका समाधान किया जाता है। ठीक, चलिए अगले में, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, क्या होता है एक प्रमाणीकृत परीक्षण में। पहला विकल्प आपके सामने, विश्वसनीयता एवं वैधता होती है, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं, प्रायोगिक प्रश्न होते हैं। प्रायोगिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, ये एक प्रकार के प्रश्नों के प्रकार हैं। और यदि परीक्षण की बात की जाएगी तो परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होंगे। इस चीज की जानकारी के लिए कहने का मतलब तब हम कहेंगे कि कोई परीक्षण आपका क्या है, प्रमाणीकृत है। इसमें परीक्षण के अंदर सम्मिलित किया जाता है प्रश्न, और प्रश्नों की बनती है क्या, विश्वसनीयता और वैधता। ठीक, ये एक विशेषता है। ये सब प्रश्नों के प्रकार हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रकार की विशेषता अलग अलग होती है। यदि हम बात करें आपके मौखिक, प्रायोगिक और निबंधात्मक, ये प्रकार प्रश्न के प्रकार में जिक्र किया जाएगा। अगला, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। पहला, विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापन करना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों को निदान एवं उपचार करना। तो मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज को मूल्य का निर्धारण करना, मूल अर्थात उसके गुणों का निर्धारण करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सीखने में होने वाली कमी का निदान एवं उपचार करना। निदान का मतलब कारण को जानना, उपचार का मतलब उस कारण का क्या कर देना, समाधान कर देना।
तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, त्रुटियां निकालना नहीं होता, कमियों को जानना। त्रुटि अलग, कमियों को जानना, और कमियों को जानने के बाद कमियां क्यों कर रहा है इसके बारे में भी जानना और उसका क्या कर देना, समाधान कर देना। ये आपके मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ होता है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। अर्थात जो आपके मानवीय मूल्य हैं, जीवन जीने के जो मूल्य हैं, उसको जब तक आप कहीं पर व्यक्त नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं। जीवन जीने के लिए कुछ मूल्य होते हैं। सामाजिकता आप में होती है, परोपकारिता होती है, दया होती है, सहानुभूति होती है, किसी के सहयोग करने की। तो भाई जब तक आप किसी चीज को करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि अमुक व्यक्ति सामाजिक है। ठीक, तो याद रखिएगा ये आपके अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। अभिव्यक्तिकरण का मतलब अपने विचार को कहीं पर क्या कर देना, व्यक्त करना, किसके अनुसार, अपने अनुसार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। अर्थात भारतीय संविधान में किन प्रकार के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का है। सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों तथा प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। अगर हम जिक्र करें कि ये भारतीय संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। इसी के आधार पर आपके शिक्षा में एक आरटीई 2009 आया था, जिसके द्वारा सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। ठीक, तो याद रखिएगा 14 वर्ष से अगर अधिक होगा तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, अगर 14 वर्ष से कम है तो उसको इस चीज का लाभ मिलेगा। ठीक, अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा। अर्थात कितने विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक होंगे, ये बातें की गई हैं किसमें, आपके आरटीई 2009 के अंतर्गत। तो याद रखना यदि 200 से अधिक हैं तो 40 छात्रों पर एक टीचर की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाती है। यदि 200 से कम है तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। कि किसकी बात की जा रही है, तो याद रखना ये आपके प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है। और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को अब 400 घंटे जो है क्या करने होते हैं, कार्य दिवस घंटे जो है वर्क करना होता है तैयारी के साथ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है आपको ये बतलाना है। आरटीई 2009 निःशुल्क बच्चों से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से, 14 से 18 वर्ष के बच्चों से, बच्चों की नियमित उपस्थिति से। अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का अधिकार है। ये किसको दिया जाएगा, तो याद रखना ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाएगी। तो संबंधित नहीं है, ये मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक है आपका। तो याद रखना 14 से, सॉरी, इस पे जो विकल्प सी वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। 14 से 18 वर्ष के बच्चों पे लिए लागू नहीं है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू हुआ। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो याद रखिएगा सी वाला विकल्प आपका इसमें क्या होगा, सही होगा। बच्चों की नियमित उपस्थिति बिल्कुल होनी चाहिए, और लेकिन 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, अगला, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अर्थात जो आरटीई 2009 जिक्र करता है कि जो आपके निजी स्कूल हैं उसमें कितने प्रतिशत बच्चे, गरीब बच्चों को शामिल किया जाएगा। अर्थात ये कितने प्रतिशत सीटें, तो 25, 30, 40 और 45। तो याद रखिएगा 25% सीट किसकी होनी चाहिए, गरीब बच्चों की होनी चाहिए। गरीब का मतलब उनको क्या दिया जाएगा, उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
और ऐसे बच्चों को जो है आपके शामिल किया जाएगा किसमें, आपके RTE 2009 के आधार पर। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं। तो ऐसे डेली जो है हम आपको 15-15 क्वेश्चनों की सेट जो है उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल हमारा जो आपका टीचिंग अड्डा है उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद याद रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हों। इसके लिए आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, और शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा सेशन, हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, आप और क्या बेहतर चाहते हैं। और साथ ही साथ यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे स्वाभाविक है ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई और वीडियो के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।